अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे, आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बहुत चीज़ों के ऊपर इंपॉर्टेंट नोटिस भी लिए और उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी की हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर FBR का सेक्टर ठीक नहीं होता, हमारा पावर सेक्टर ठीक नहीं होता तो मुल्क की नाव भी डूब सकती है। मजीद उनका ये कहना था कि बहुत सारे मामला ऐसे थे कि जिन्हें पोशीदा रखा गया था। इसी सिलसिले में हमने देखा था कि इससे पहले कुछ रोज़ कबल जो है वो चेयरमैन FBR ने इस्तीफ़ा भी दिया था। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि जो लोग इस वक्त धरने दे रहे हैं उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ सियासत बराए सियासत है, वो अवामी इश्यूज़ को हाईलाइट नहीं करना चाहते हैं। और जहाँ तक बात आती है IPPs के हवाले से, तो IPPs जो है वो हमारे अपने हैं, इस पर कोई ख़ास इशू नहीं है, वो हुकूमत खुद अपने पास रखती है। मजीद उनका ये भी कहना था कि हमारे दौरे हुकूमत में बिलखसूस नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत के अंदर बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा भी हुआ था। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि हम नहीं चाहते हैं कि जो टैक्स पेयर लोग हैं उन पर मजीद टैक्स लगाए जाएँ, ये बात काबिल सताइश नहीं है, लेकिन ये बात भी माननी पड़ेगी कि इसमें जो टैक्स लगाए गए हैं उसमें से बेशतर टैक्स ऐसे हैं कि जो नाजायज़ नहीं हैं। हमने रिलीफ भी दिया है, हम नहीं चाहते कि तनख्वाहदार तबके के ऊपर मजीद टैक्स भी लगाया जाए। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं आजम चौधरी साहब, स्काइप पे हमारे साथ मौजूद होंगे इस्लामाबाद से मोहम्मद नुशाद अली साहब। अपने पैनल को खुशामदीद कहती हूँ। नुशाद साहब, अगर हम बात करते हैं इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के आज के इजलास के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी FBR का डिपार्टमेंट और पावर सेक्टर जो है अगर वो ठीक नहीं होता है तो इस वक्त जो हम जिस जिस हालात से गुजर रहे हैं तो हमारे लिए आइंदा आने वाले दिन काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। ये स्टेटमेंट देना और उसके बाद इदारे की कारकर्दगी के हवाले से बात करना, ये तमाम तर चीज़ें किस तरफ जा रही हैं और ये हालात कैसे ठीक हो सकते हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ायदा, जो बात प्राइम मिनिस्टर ने कही है वो दुरुस्त है और हम भी ये बात कहते रहे हैं। आपको याद होगा कि मैंने ये बात बताई थी कि किस हद तक सेल्स टैक्स में चोरी है जी। और बात कोई करोड़ों की नहीं है, अब बात अरबों में है और अरबों में भी नहीं है, सैकड़ों अरब की बात है। आप देखिए, चेयरमैन FBR ने खुद तस्लीम किया कि उनके इदारे के अंदर 5 से 600 अरब रुपए की करप्शन होती है, जबकि इंडिपेंडेंट जराए है कि ये करप्शन इससे कहीं ज्यादा है। इसी तरह से अगर आप IPPs की बात कर लें या पावर सेक्टर की बात कर लें, पावर सेक्टर में भी चोरी जो है और नुकसानात का जो अंदाजा है वो 400-500 अरब रुपए के करीब है। अब आप बताइए कि कोई मुल्क जो है वो कैसे चल सकता है जिसके अंदर करप्शन का और जिसके अंदर बदइंतजामी का या नुकसानात का ये आलम हो कि हम हजारों अरब रुपए जो हैं वो हजारों अरब, मतलब ये मुंह से कहने वाली बात है। अगर हम कोई अंदाजा करें कि अगर हमने 7 अरब रुपए का प्रोग्राम लेना है IMF से, तो अगर उतनी रकम हम अपनी चोरी के अंदर या अपनी जिसे कह लें कि लल्ले तल्लों में गुजार रहे हैं, अगर जो अखराजात में हुकूमत की अखराजात की बात की जाती है अगर उसमें कमी की बात की जाए, तो ये सारा कुछ तो हम अपने विद इन द कंट्री ये इसको अगर मैनेज कर लें, इसको संभाल लें, तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां तक बात है टैक्सेस की, देखिए टैक्स का मामला क्या है। टैक्स का मामला यह है कि हम बहुत जमानों तक सब्सिडाइज रिजीम्स चलाते रहे हैं। IMF हमसे ये कहता है कि आप ये पावर सेक्टर और ये जो दीगर सेक्टर है इनको ये यहाँ से ये सब्सिडी जो है ना ये खत्म की जाए और जितना भी आपने जो खर्च अखराजात आते हैं वो ट्रांसफर किए जाए और उससे वो इनकम जनरेट की जाए। लेकिन ये सारा कुछ जो है ये उस सूरत में मुमकिन होगा जब वहां पे करप्शन खत्म हो। अगर फर्ज कीजिए कि आपका टोटल जो इनकम है वो अगर 2000 या 3000 रुपए और उसमें से 1000 रुपए की चोरी हो जाए या नुकसानात हो, तो कल को ये जो है अगर टैक्सेस की सूरत में बढ़ा दिया जाए तब भी वहां चोरी बढ़ जाएगी। FBR के अंदर आज 500-600 अरब चोरी की बात हो रही है, कल कला को ये चोरी बढ़ के अगर 800-900 अरब हो जाती है तो उसका क्या फायदा है? वैसे तो मेरे अंदाजे के मुताबिक 1000 अरब से ज्यादा की चोरी होती है, क्योंकि सेल्स टैक्स का एक बहुत बड़ा चंक जो है वो चोरी की नजर हो जाता है। सो मेरी नजर में प्राइम मिनिस्टर ने ठीक इंडिकेट किया है कि ये जो दो इदारे हैं, ये जो पावर सेक्टर है, इसने हमें इसके गर्दिशी कर्जों ने हमें मारा हुआ है। इसके साथ जो दूसरा बड़ा मामला है वो FBR की करप्शन का, जिसपे बार बार बात की जाती है। लेकिन सवाल ये भी है कि अल्टीमेटली ये जिम्मेदारी किसकी है? ये मौजूदा हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि आप अपने मामलात को दुरुस्त करें। जहां पर भी करप्शन हो रही है उसका खुमियाजा आम आदमी क्यों भुगते, चाहे वो टैक्स की सूरत में हो, चाहे वो ओवर बिलिंग की सूरत में हो, चाहे वो किसी तीसरी सूरत के अंदर हो, वो चोरी, वो करप्शन, उसका नुकसान मैं क्यों उठाऊं और वो चौधरी साहब की जेब से क्यों जाए? जो लोग बाय सिटीजंस हैं, जो लॉ अबाइडिंग हैं, वो क्यों उस चीज का खुमियाजा भुगते हैं? सो मेरी नजर के अंदर न सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब को इसके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है, बल्कि उन्हें चाहिए कि वो इसके खिलाफ शदीद क्रैकडाउन शुरू करें। ठीक हो गया। और ये जो जिन इस्लाहात की बात हम करते हैं कि FBR में इस्लाहात होनी है, पावर सेक्टर में इस्लाहात होनी है,
इसको इतना तेज करें कि ये जो है, ये चंद माह के अंदर अंदर ये मामला जो है इसको खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि अब हम मजीद ना इसके मुतहम्मिल हो सकते हैं, ना हमारे पास इसकी गुंजाइश मौजूद है। ठीक हो गया। जहाँ पे बात की जा रही है एडवेंचर्स के हवाले से, तो आजम साहब इससे पहले हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर जब बात करते हैं कस्टम के हवाले से, वहाँ पे भी वो कहते हैं कि करप्शन बहुत ज़्यादा है। आज एफबीआर के हवाले से भी बात की जा रही है। चेयरमैन एफबीआर जो है वो कुछ रोज़ पहले इस्तीफा भी दे देते हैं और ये बताया जाता है कि वो बहुत सारे मामला ऐसे थे जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर से पोशीदा रखे थे जब मीटिंग हो रही थी। सर, प्राइम मिनिस्टर ने चीज़ों को हाईलाइट तो कर दिया, लेकिन वो हिकमत अमली कौन बनाएगा कि जिसके तहत कार्रवाई करके उन तमाम तर लोगों से उन तमाम तर चीज़ों को रिकवर किया जाए जो इस वक्त इदारों के अंदर काली भेड़ें मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़ायदा। देखिए, क्या ही अच्छा होता कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते कि इन अदारों के अंदर यहाँ करप्शन थी, यहाँ चोरी थी और हुकूमत ने उन पे हाथ डाला है, हुकूमत ने उनसे रिकवरी शुरू कर दी है और काली भेड़ों को कटहरे में लेके आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब पिछले 2-3 माह से हमें बता रहे हैं कि एफबीआर के अंदर बड़ी चोरी है। आज वो पावर सेक्टर का भी मान गए हैं, पहले तो पावर सेक्टर का माना ही नहीं जा रहा था, और आईपीपीस का भी मान रहे हैं। लेकिन यही तो सारे लोग कह रहे हैं कि इस करप्शन पे, इस चोरी पे काबू डालें और जो अवाम के ऊपर बोझ है वो ख़त्म हो। और ये सिर्फ चोरियां आप इस पे काबू डाल लेंगे तो अवाम पे बहुत सारा प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि हुकूमत का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। अगर आप उनको सिर्फ ये हमें बताते ही रहेंगे तो आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको यकीन आना चाहिए कि आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं और आपके पास ताकत है, आपके पास स्टेट है, स्टेट मशीनरी आपके पास है, अदारे आपके मतहत हैं। आप हमें सिर्फ बताएं ना, आप हमें कुछ करके दिखाएं कि आपने इस महकमे का ये हल कर दिया है और वहाँ से इतनी करप्शन हमने रोक दी है। अब देखें कि जो एफबीआर है उसके अंदर जितने उसके मतहत तो उसके झैली अदारे हैं, तमाम रेवेन्यू से रिलेटेड है। आप कस्टम को उठा के देख लें, कस्टम की अलहदा दास्तानें हैं। जितनी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर स्मगलिंग हो रही है, आप देखेंगे कि उसके पीछे आपको कस्टम नजर आएगा। ये सिर्फ आप वो वाली बॉर्डर की स्मगलिंग ना देखें, आप एयरपोर्ट्स के ऊपर देखें, आप ड्राई पोर्ट्स के ऊपर देखें, 100 आप दुबई में चले जाएं, आप वहाँ से किसी के कुछ ख़रीदारी करें और वो उससे आप ये कहें कि मुझे ये पहुँच चाहिए लाहौर के अंदर, वो आपको लाहौर के अंदर पहुंचा देंगे, लंचों के जरिए पहुंचा देंगे। ये कौन सा ऐसा उनके पास खुफिया एक वो कहते हैं अलादीन का चिराग है कि वो बगैर ड्यूटी के ही आपकी चीज़ें पहुंचा देंगे। इसी तरह जो सेल्स टैक्स है उसकी मद के अंदर ये पिछले दिनों से जो इस वक्त शोर चल रहा है, जो लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी दायर की गई है कि जी इसके ऊपर आप जो है ना स्टे दे दें, जो स्टे मिला भी उन्हें, कि 1000 अरब रुपए की सेल्स टैक्स में चोरी है, जिसमें 17 अरब रुपए की लाहौर ऑफिस के अंदर बंदरबांट थी। वहां पे लड़ाइयाँ होती हैं, इंक्वायरी शुरू होती है तो लाहौर हाई कोर्ट से वो स्टे ले लेते हैं। हर महकमे की अपनी एक दास्तानें हैं। अब आईपीपीज को देखें, अब तो बच्चे को पता चल गया है कि आईपीपीज किस तरह इस कौम का खून निचोड़ रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज इजहार किया है पावर सेक्टर का। प्राइम मिनिस्टर साहब से यही गुजारिश है कि इजहार ना करें, इस वक्त कौम पूरी तकलीफ में है। आप अमली इकदाम करें ताकि कौम को इस मुश्किल से निकालें, हुकूमत भी स्टेबल हो और कौम के भी मसाइल ख़त्म हो। अब आप अगर धरनों के हवाले से आप तनकीद करते रहेंगे, वो क्या मुतालबा कर रहे हैं, वो भी तो वही मुतालबा कर रहे हैं जिस चीज़ का आप एतराफ़ कर रहे हैं, वही मुतालबा वो कर रहे हैं। क्यों उन्हें मौका फराहम कर रहे हैं कि उस धरने को या उस एहतजाज को आप सियासत की तरफ जाने दें? आपके पास तो ताकत भी है, मौका भी है, उस मौके का फायदा उठाएं। ठीक है अनुशासन, जब हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट के हवाले से जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोग इस वक्त धरना दे रहे हैं वो सियासत बराए सियासत कर रहे हैं, इसका फायदा किसी अवाम के लिए नहीं होगा, कोई आम बंदा इससे रिलीफ नहीं ले सकता। लेकिन दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि जी आईपीपीस तो हुकूमत के अपने हैं, तो ये जो धरने और इस तरह की सियासत की बात की जा रही है, दूसरी तरफ पे आईपीपीस की बात की जा रही है, फिर वो ये कह रहे हैं कि जी हमारे चीन के साथ भी, चीन ने हमें इंदिया दे दिया है कि वो हमारे इस पावर सेक्टर के अंदर हमारी काफ़ी हेल्प भी करेंगे। तो ये तमाम तर चीज़ें किस तरह से ट्रैक पर आएंगी और वो करप्शन की चीज़ें जो अभी प्राइम मिनिस्टर ने खुद हाईलाइट की हैं, उनके नोटिस में आ चुकी हुई हैं, उनके हवाले से क्या पॉलिसीज़ जो हैं वो तरतीब दी जा चुकी हैं? देखिए, मेरी जो इतलात हैं, अभी रिसेंटली कोई तकरीबन 4 के करीब बड़े एफबीआर के अफसरान हैं जिनको करप्शन के मामलात के अंदर उनको जो है उनकी इंक्वायरी शुरू कर दी, डिफरेंट तरह की इंक्वायरियां हैं जो शुरू की गई हैं। बाकी रही बात के धरना और सियासत, देखिए बात पता है क्या, मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर रैशनल अप्रोच रखना बहुत लाजिम होता है। ठीक है, ख्वाहिशात होती हैं,
मैं भी ये बैठकर यहाँ पर यही कहूंगा कि जी आम आदमी का मामला जो है वो बहुत खराब हो चुका है, आम आदमी पे जो बिजली के बिलों का बोझ बहुत ज्यादा है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन ये भी देखना बहुत जरूरी है कि हमारे यहाँ अगर फर्ज कीजिए कि ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम किसी की ख्वाहिश होगी कि चीजें ठीक हो जाए, तो ख्वाहिश से चीजें ठीक नहीं होती। आपको अमली तौर पर वो काम करके दिखाना पड़ता है जो मुमकिन हो सकता है। अब जब 200 यूनिट तक का रिलीफ की बात की गई थी, उससे पहले 300 यूनिट की भी बात हुई, लेकिन 300 यूनिट तक अगर चीज फिजिबल नहीं हो रही और 200 तक फिजिबल हुई थी, 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई, तो ये कोशिश हुकूमत की तरफ से की गई, जो उसके लिए मुमकिन था उसने किया। हम ये चाहते हैं कि वो मजीद करें, लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि वो मजीद करना मुमकिन ना हो, तो उसके लिए जरूरी है कि जो हम बाकी दीगर बात करते हैं कि इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि आप डेवलपमेंट फंड में से कुछ पैसे जो है मजीद निकाल कर कुछ थोड़ा सा सब्सिडाइज कर दें, क्योंकि हुआ ये है कि ये जो इस वक्त बोझ है इसलिए भी बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो गया कि एक साइड के ऊपर आपके जो बिजली के बिल हैं उनके ऊपर टैक्सेशन इस तरह से आयद कर दी गई है, दूसरा ये कि बजट में भी टैक्सेस आयद कर दिए गए। अब जो 30-40 साल में करने वाला काम था, अगर वो आप एक ही दफा करने की कोशिश करेंगे तो आम आदमी के लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सो उसको थोड़ा प्लानिंग के साथ, मैनेजमेंट के साथ हुकूमत को जरा बुर्दबारी से काम लेते हुए करना चाहिए। लेकिन जो लोग धरना देके, क्योंकि मैं जाती तौर पे धरना सियासत के खिलाफ हूं, मैं आपको बार बार ये बात कहता हूं, क्योंकि धरना सियासत क्या है? धरना सियासत ये है कि मैं ना मानूं के मामलात करके तो मैं आके बैठ जाऊंगा और बैठने के बाद मैं आपकी गर्दन पे अंगूठा रख के काम कराऊंगा, तो ये मुनासिब रवैया नहीं है। जमहूरी हुकूमतों में अगर फर्ज कीजिए कि किसी सियासी जमात का कोई मौक़िफ़ दुरुस्त है भी, फर्ज कर लें, तो उसको निगोशिएट करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और बात करके फिर मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए। इस तरह से नहीं हो सकता कि जनाब आपके सड़कें बंद कर लेंगे या स्ट्राइक कर देंगे या वो करके आपके मामलात ठीक हो जाएंगे। अब हमारे मामलात उस पोजीशन पे नहीं है, आपकी मईशत उस तरह के हालात में नहीं है जहां आप ये इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको देखें। आज कौमी असम्बली के अंदर जब फलस्तीन की बात हुई तो जो करारदाद मंजूर हुई उसमें तमाम जमातें शामिल थी। ये वो स्पिरिट है जो हमें रखने की जरूरत है, सबको मिलजुल कर आगे बढ़ने की जरूरत है। एक दूसरे से इख्तलाफ करके या को गिराकर हम आगे नहीं बढ़ सकते। आप जिस चीज की बात कर रहे हैं कि जहां पर हम सब लोगों को इकट्ठे होना चाहिए, इकट्ठे लाइंस बनाना चाहिए, अगर फलस्तीन पर लोग इकट्ठे हो सकते हैं तो फिर यहाँ पर वो जैसे आजम साहब कहते होते हैं कि हुकूमत अपना दिल बड़ा करे ना, फिर वो क्यों नहीं अपने साथ अपोजिशन को और दीगर जमातों को क्यों नहीं बुलाते, क्यों नहीं बिठाते, क्यों नहीं उस तरह की बात की जाती। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है जब कभी भी हम हाउस की कार्रवाई को देखते हैं तो वहां पर तो सिर्फ और सिर्फ तनकीद बराए तनकीद ही देखने को नजर आ रही होती है। देखिए बात सिर्फ ये सिंपल है फायजा कि हुकूमत करे या अपोजिशन करे, जो इन प्रिंसिपल अगर फर्ज कीजिए कि अपोजिशन गलत बात कर रही है तो वो गलत है, अगर हुकूमत गलत बात कर रही है तो वो गलत है। आपको पता है कौमी असम्बली के अंदर जो अरकान हैं हुकूमती साइड के, वो ये इल्जाम लगाते हैं स्पीकर पे कि जी आप हमसे 3 गुना ज्यादा टाइम या 2 गुना ज्यादा टाइम जो है अपोजिशन को देते हैं बात करने के लिए। तो प्रॉपर प्लेटफॉर्म तो आपका पार्लियामान है जिसके अंदर आपकी तमाम वॉइसेस जो है, जो हुकूमत, जो अवाम की नुमाइंदगी है, वो वहां की जाती है। वहां पे ये डिबेट्स होनी चाहिए, कायमा कमेटियों में ये बातें डिस्कस होनी चाहिए, वहां पे इनके फैसले होने चाहिए। सड़कों पे फैसले करने से या सड़कों पर जाकर चीजों को खराब करने से तो मामलात में बेहतरी नहीं आ सकती। ठीक है निशात साहब, आपका पॉइंट आ चुका है। आजम साहब जी सर सॉरी, मेरे पास वक्त मुख्तसर है, आजम साहब का पॉइंट लेना चाहूँगी। आजम साहब, एक तो इस्तीफे पे ज़रा रोशनी डाल दीजिए, क्योंकि माजी में कुछ इस्तीफे ऐसे थे कि जो लिए जाते थे और कुछ इस्तीफे ऐसे होते हैं कि जिन्हें देने के बाद लोग बरी ज़िम्मा हो जाते हैं। तो ये जो चेयरमैन FBR ने इस्तीफ़ा दिया है, तो क्या ये बरी ज़िम्मा हो चुके हैं तमाम तर कार्रवाइयों से? इनको शामिल तफ्तीश नहीं किया जाएगा जिन चीज़ों को नहीं इन्होंने हाइड रखा था? एंड सेकेंडली जो बात वो कर रहे हैं कि अगर एक इशू पर सब इकट्ठे हो सकते हैं तो इस इशू पर हुकूमत क्यों नहीं सबको इकट्ठा कर पा रही? सबसे पहले तो मैं ये हुकूमत के इकट्ठा ना करने पे बात करूंगा। देखें वो कहाँ पे गई आपकी वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, हवा हो गई। जब हुकूमत सिंसियर होगी तो सबको इकट्ठा किया जा सकता है। आज आपने देखा है कि तमाम इत्तेहादी पार्टियों ने उन्होंने मिलकर ये फैसला किया है कि हम मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के सरबराह आसफ अली जरदारी साहब दोनों से राब्ते करेंगे। ये नौबत क्यों आई और इत्तेहादी पार्टियां जो अपोजिशन की, जिसमें तहरीक इंसाफ है, फजलुर रहमान साहब है, चकजई साहब है, ANP, ये सारे लोग शामिल हैं, अगर वो आज ये ऐलान कर रहे हैं कि हम राब्ते करेंगे, इसका मतलब है कि हुकूमत की जानिब से कोई ऐसा जेस्चर नहीं दिया जा रहा या हाथ नहीं बढ़ाया जा रहा कि अपोजिशन इत्तेहाद आज ये खुद कह रहा है कि हम उनसे राब्ते करेंगे। एक तो ये बात है। यहाँ पे आके जो हुकूमत का है ना जी कि वो अपोजिशन हमारे साथ नहीं बैठ रही या इमरान खान नहीं बैठ रहा, आज तो वो सारी नफ़ी होगी जब उन्होंने कहा कि हम खुद राब्ते करेंगे। दूसरी बात ये है कि इस्तीफे जो है अगर लिए जाते हैं,
अगर आपने कुछ साबित कर लिया है किसी ऐसे अफसर के ऊपर, कोई ऐसी चीज़ें साबित हुई हैं जो करप्शन या बदनवानी की उसमें आता है, आप क्यों नहीं कौम के सामने लेके आते? आप कह देते हैं कि जी उसको ये उसका कोई जेन्युइन मसला था और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, चंद दिनों बाद हमें पता चलता है कि उससे जबरी इस्तीफ़ा लिया गया। अगर उस बंदे ने कौम का या मुल्क का कोई नुकसान किया है, कौम के पैसे का नुकसान किया, भाई उसको मिसाल बना दे, उसको लटका दे और वो कौम के सामने लेके आए। आज चेयरमैन एफबीआर का इस्तीफा है, आपने देखा है कि कोई तफसीलात नहीं उसके सामने आ रही कि उन्होंने अपने किसी जाती वजूहात की बिना पर दिया है, और कब दिया है? जब प्राइम मिनिस्टर बार बार ये कह रहे हैं एफबीआर के अंदर बड़ी करप्शन है। अगर आपने उनसे कोई करप्शन साबित हो रही है एफबीआर के अंदर, आप क्यों नहीं आप बताते कौम को? या अगर आपने कोई इंक्वायरी शुरू की है तो उसमें छुपाने वाली ऐसी कौन सी बात है कि आप उसको छुपा रहे हैं? अगर वो मीडिया तक चीजें आएंगी या कौम तक आएंगी तो उसमें नुकसान क्या है? ये यहाँ पे आके ना इबहम पैदा होते हैं। जो शफाफियत होनी चाहिए वो शफाफियत नज़र नहीं आती। अगर आपने प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज भी जो बातें की हैं, अगर उन्होंने कोई ऐसा काम शुरू कर दिया है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई का आगाज कर दिया है, तो आज बता देते कि भाई हमने ये 2 महकमों के या 2 डिपार्टमेंट्स के अंदर हमें ये चीज़ें मिली हैं और हमने उस पर अमली काम शुरू कर दिया है। आज भी वो एक गोलमोल सी बात कर रहे हैं कि अगर ये 2 डिपार्टमेंट ठीक नहीं होते तो मुल्क जो है वो नुकसान में जाएगा, मुल्क की जो है ना नाव जो है वो नहीं आगे बढ़ेगी। बिल्कुल। देखें, इबहम तो हुकूमतें खुद पैदा कर रही हैं। जब हुकूमतों, अब तो देखें ना, जमात इस्लामी का धरना है, अगर वो जो मुतालबात कर रहे हैं जहाँ पे आप समझते हैं ये मुतालबा नाजायज़ है, आप बात करें, बताएं कि वो मुतालबा नाजायज़ है। कमेटियों ने मुलाकातें की है ना, तारड़ साहब रोजाना छोटी छोटी बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो बैठ के बता दें कि भाई उनके मुतालबात नाजायज़ है, वो नहीं माने जा सकते। यहीं से कंटिन्यू करते हैं। और जहाँ तक इबहम और सवालात की बात है, तो इबहम भी बहुत ज़्यादा है, सवालात भी बहुत ज़्यादा हैं। अब ये सारी की सारी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की जाती है कि वो इन इबहम को और सवालात को किस तरह से क्लियर करते हैं। यहाँ लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद मज़ीद इश्यूज़ को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करते हैं ग्रैंड अलायंस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ऐलान कर चुकी हुई है। असद कैसर साहब ये कह रहे हैं कि हम ग्रैंड अलायंस बनाएंगे और हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक चलाएंगे। इसी हवाले से एक वफ्द ने जो है वो जमात इस्लामी के अमीर से मुलाकात भी की। उन्होंने कहा कि हम आपके इस धरने में शामिल होना चाहते हैं, जो धरना अब तब्दील हो चुका है हुकूमत हटाओ तहरीक के अंदर। लेकिन वहाँ पर जो अमीर जमात इस्लामी है उनका मौक़िफ़ सामने, उन्होंने कहा कि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके ऊपर हमारे शायद मौक़िफ़ एक जगह पर साथ हो सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारे साथ कोई भी इस ग्रैंड अलायंस में आए, क्योंकि यहाँ पर लोग जो हैं जब अलायंस में शामिल होते हैं उसके बाद वो पार्टियां आपकी अपनी सेटलमेंट्स करके फिर दोबारा से निकल चाहती हैं और हमारे अवामी इश्यूज़ हैं हम इनके मुज़ाकरात करना चाहते हैं, इनको हल करना चाहते हैं। आज़म चौधरी साहब, एक तरफ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो चाहती है कि तमाम तर इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर एक ग्रैंड अलायंस बनना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी फॉर्म 45, 47 की भी बात कर रहे हैं, बाकी दीगर इश्यूज़ को भी हाईलाइट कर रहे हैं, और जमात इस्लामी के अमीर से उनकी मुलाकात भी होती है। वहाँ जो बहस की जाती है वो होती है कि जी हम आपके साथ आना चाहते हैं, लेकिन अमीर जमात इस्लामी जो हैं वो ये बात कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि हम किसी अलायंस की तरफ जाएं। जहाँ जहाँ हमारे बहुत सारे इश्यूज़ कॉमन हैं वहाँ हम इकट्ठे ज़रूर होंगे, एक पेज पर ज़रूर होंगे। देखें, अमीर जमात इस्लामी ने ये कई दफ़ा ये बात की है और मेरी ज़ाती तौर पे भी उनसे बात हुई थी, मुलाकात हुई, उन्होंने इस चीज़ का उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हम किसी अपोजिशन के अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन हम इशू बेस जो भी इशू होगा उसमें अपोजिशन के साथ ज़रूर खड़े होंगे। जिस तरह अब वो IPPs के हवाले से या टैक्सेशन के हवाले से वो एक प्रोटेस्ट में है, वो चाहेंगे कि उनके साथ बाकी जमातें शामिल हो, या अगर कोई दूसरी जमातें इस किस्म का कोई इशू लेके निकलेंगी तो वो इशू के ऊपर अपनी एक शूरा के अंदर बहस करने के बाद फिर जमात इस्लामी फैसला करेगी क्या वो हिस्सा बनेगी या नहीं। वो किसी ग्रैंड अलायंस अपोजिशन का जो अलायंस बनने जा रहा है उसका हिस्सा बनने को जमात इस्लामी तैयार नहीं है। जहाँ तक बाकी जमातों का तल्लक है, उनका तो ऑलरेडी एक अलायंस बन चुका है। अब वो उस अलायंस के लिए वो आगे क्या लाहे अमल तय करते हैं, वो अपोजिशन के तौर पे क्या वो एहतजाज में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो वो आने वाले वक्त में बताएंगे। लेकिन आज PTI का जो डेलीगेशन गया है वहाँ पे, वो इजहार यकजहती था इस इशू के ऊपर कि हम आपके साथ हैं, ये अवामी इशू है, इसके साथ है, और जमात इस्लामी ने उसको वेलकम भी किया। और बड़ा इंटरेस्टिंग वहाँ पे वाक़या हुआ कि जब वो डेलीगेशन वहाँ पे गया है PTI का, तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए वहाँ पे पहुँच गई, वहाँ पे भी चलेगी पुलिस, वहाँ पुलिस पहुँच गई धरने के अंदर। और वो अब ये देखें ना, ये एक अजीब काम है। हुकूमत एक जानब कहती है कि हम जो है ना चीज़ें ठीक करना चाहते हैं,
दूसरी जानब इतनी स्पेस देने को तैयार नहीं है कि कहीं कोई पार्लियामेंटेरियन या अपोजिशन के कोई लोग जाते हैं तो हुकूमत वहाँ पे बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है और वहाँ पे शुएब शाहीन साहब को और बाकी लोगों को गिरफ्तार करने के लिए वहाँ पहुँच गए। अब ये रवैये हुकूमत को बदलने होंगे। अगर हुकूमत चाहती है कि यहाँ पे कुछ थोड़ा जा इस्तेहकाम आए, सारे मिलजुल के आगे बढ़े, तो फिर सबसे पहले अपने रवैयों पे गौर करें। अगर आपने गिरफ्तारियों से, डंडे से मुल्क चलाना है तो डंडे से और गिरफ्तारियों से तो मुल्क नहीं चला करते। इस तरह इंतशार और बढ़ता है, वो इस्तेहकाम की जानब नहीं आएंगे। और आप जिस मुआशी इस्तेहकाम का आप टारगेट लेके बैठे हैं वो तब तक मुमकिन नहीं है जब तक आप सियासी इस्तेहकाम ना लेके आएंगे। जहाँ पे आपको कुछ गलत लगता है, गलत हो रहा है, ठीक है, उसके मुताबिक आप कार्रवाई करते हैं, कानून हरकत में आता है। जो एक बुनियादी आईनी हक है किसी बंदे का कि वो कोई आवाज़ उठा सके या कोई एहतजाज में जा सके, आप उस पर भी पाबंदियाँ लगा रहे हैं, उसको भी इतना हक नहीं दे रहे, तो फिर आप कौन से जमहूरियत के दावे कर रहे हैं? नौशाद साहब, ये अगर जमहूरियत की बात की जाए तो कहते हैं जमहूरियत का ये हुस्न होता है कि आप इख्तिलाफ राय भी कर सकते हैं और अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं। जमात इस्लामी ने तो अपना बता दिया कि अब हमारा एहतजाज नहीं है, हमारी तहरीक बन चुकी हुई है, वो हुकूमत हटाओ तहरीक, अगर मुज़ाकरात में डेडलॉक रहा तो फिर इससे आगे मामला बढ़ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो भी ग्रैंड अलायंस बनाना चाह रही है। लेकिन आज जो वाक़या देखने को नज़र आया कि वहाँ जब वो जाते हैं मुलाकात करने के लिए, पुलिस वहाँ चली जाती है, तो जिस सियासी अदम इस्तेहकाम के हवाले से हम काफ़ी अरसे से बात कर रहे हैं कि अगर मईशत को ठीक करना है तो सियासी अदम इस्तेहकाम कैसे ख़त्म होगा। अगर यही रवैया रहा तो आप समझते हैं कि हमारी चीज़ें, हमारी सूरत हाल जो है वो कभी तब्दील हो सकेगी? अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात है कि जमात इस्लामी धरना दे रही है, जमात इस्लामी वहां पर बैठी हुई है, वहां पर जो है वो उनको एहतजाज का हक भी है, वो सारा कुछ कर रहे हैं, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा मशीन है, ये जो खास तौर पर ये इंतशारी टोला है, इसका काम ही ये है कि ये इस तरह की कहानियां घड़ घुड़ के जनाब वो इधर उधर बता देते हैं लोगों को, और वो उल्टी सीधी खबरें चलवा लेते हैं और मामलात को आगे बढ़ा देते हैं। ना कोई बंदा गिरफ्तार हुआ, ना किसी पे FIR हुई, कहीं पे कोई प्रूफ नहीं मौजूद होगा। पुलिस गई वो नजर तो आई तो होगी। अभी आप सुन लीजिए, अब मसला ये है कि ये जो जिस सियासी इस्तेहकाम की बात की जाती है, इसकी जिम्मेदारी क्या अपोजिशन जमातों पर नहीं आयद होती? क्या उनका ये फर्ज नहीं है कि वो मामलात को और हालात को प्रॉपर तरीके से देखकर आगे बढ़े? तीसरी बात ये है कि ये किस ग्रैंड अलायंस की बात करें? क्या अलायंस पहले बना नहीं हुआ जान अचकज़ई साहब की क़यादत में? और कौन सी जमात है? ये सिर्फ जमात इस्लामी ने ये इंदिया दिया कि हम हुकूमत हटाओ तहरीक का हिस्सा बन जाएंगे या इसको तहरीक की शक्ल दे देंगे, तो भाग के PTI वहां पहुंच गई कि जनाब हम भी, हमारे साथ आप कर लें, और जिसे झुटला दिया गया, जिसको जो हाथ झटक दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि हम आपके साथ नहीं मिल सकते, क्योंकि बानी तहरीक इंसाफ के ऊपर कोई जमात जो है ना उसके ऊपर कोई एतमाद कर ही नहीं सकती। उनका क्या पता है वो कल को किधर को चल पड़े और कौन सा यू टर्न ले ले, जो इससे पहले होता रहा। जो महमूद अचकज़ई साहब हैं, आप देखिए कि उनको कहा गया कि जी आप, वो जब फौज की बात हुई कि एक नुमाइंदा मुकर्रर करे हमारी तरफ से, अचकज़ई साहब जाएंगे, अचकज़ई साहब ने इनकार कर दिया कि नहीं जी मैं इस तरह के कोई मुज़ाकरात करने कहीं नहीं जा रहा। उन्होंने इनकार किया। जी, बात ये है कि जो मामला इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, अभी डिफरेंट तरह की अप्रोचेस हैं, मुख्तलिफ तरह के लोग हैं। उसमें कुछ लोग ये चाहते हैं कि आप जो है मामलात को ठीक करके आगे बढ़ें, कुछ लोग ये चाहते हैं कि नहीं हम जो है वो जोर जबरदस्ती के साथ मामलात को आगे चलाएं वरना हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। तो वहां अभी बहुत सारे जिसे कहते हैं डिफरेंट तरह की थॉट्स प्रिवेल करती हैं और ना कोई इस तरह का मामला वो करना चाहते हैं। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है। और दूसरी बात बताइए कि क्या किसी दूसरी जमात को क्या चट्टी पड़ी है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए कि बानी तहरीक इंसाफ जो है वो जेल से बाहर आ जाए, इस चक्कर में वो भी इनके साथ सड़कों पर खज्जल ख्वार होते फिरें और वो भी जो है वो गिरफ्तारियां कराते फिरें या वो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते रहें। किसी जमात को क्या मुसीबत पड़ी है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के लिए जो है वो कर, इसके अलावा तो कोई एजेंडा नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई एजेंडा 47 की बात भी करते हैं नौशाद साहब। फॉर्म 47 तो एक अलग डिबेट है ना। फॉर्म 47 की बात करते हैं तो फिर जमीयत उलमा इस्लाम सामने आ जाती। ये जो जिस इत्तेहाद की ये बात करते हैं वो हमें कोई पॉलिटिकल शो करके दिखा देते हैं ना अब तक, जो अब तक हमें नजर नहीं आ रहा। हमें उनकी तरफ से कोई एफर्ट नजर ऐसी नहीं आ रही, कोई रैली, कोई जलसा जुलूस उस तरह के हो रहे। एक बलोचिस्तान के अंदर सिर्फ जलसा किया गया, उसके बाद कोई कहीं पर कोई चीज नजर नहीं। क्यों? क्योंकि ये इस वक्त इस पोजीशन में है ही नहीं। क्योंकि ये जो मुतालबा कर रहे हैं ये फॉर्म 47 वगैरह तो बाद की डिबेट्स हैं। ये तो सिर्फ इनका एक एजेंडा है कि बानी तहरीक इंसाफ को बाहर निकाला जाए, जिसके ऊपर दीगर जमातें जो हैं
वो इनका साथ क्यों दे। ठीक है, नुशाद साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आ चुका है। आजम साहब, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, असल में इनका एजेंडा क्या है? और जैसे वो बता रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा देखिए जमात इस्लामी बैठी हुई है, उन्हें तभी तक किसी ने गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन वो एक अलग बात है कि शुरू के दिनों में उनके भी 1150 गिरफ्तार हो गए थे। सुने, आज जमात इस्लामी के कारकुनों ने मोटरसाइकिलों पे बिठा के शुएब शहीन वगैरह को वहाँ से निकाला और उसकी जमात इस्लामी के ट्विटर के ऊपर उन्होंने अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर की। अच्छा, ये तो हो गया इंतशारी टोले का प्रोपेगेंडा। दूसरी जानब ख्वाजा आसफ साहब एक बात करते हैं जी, मेरी बात हुई है अचकजई साहब से, उन्होंने कहा कि मैं डायलॉग का हिस्सा नहीं बनूंगा। ये जो बात है ना, ये सच्ची है, क्योंकि ये इंतशारी टोले की नहीं है, ये भी सेकंड हैंड सुन के, तो ये दुरुस्त है बात। देखिए ये हैं, की बात ये हमारे रवैये हैं। नहीं, ये हमारे रवैये हैं। एक जानब पुलिस खड़ी है, गिरफ्तारियों की उसकी तस्वीरें वीडियो आती हैं, वो इंतशारी टोले हैं जो फैला रहे हैं प्रोपेगेंडा, और दूसरी जानब जो है ना वो हम हुकूमत की साइड पे सुनी सुनाई चीज़ों को सच साबित कर रहे हैं मीडिया के ऊपर। देखें बात यह अल्लाह ताला वो नौबत ना लाए कि हमें खुदा ना खासा इन लोगों पे ईमान करना पड़े या लाना पड़े, अल्लाह ताला वो नौबत ना ही लाए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि देखें इस वक्त इश्यूज क्या है, सारे इस वक्त जितनी जमातें हैं वो कौन से इश्यूज पे बात कर रही हैं? वो इलेक्शन पे बात कर रही हैं, इलेक्शन की धांधली पे बात कर रही है। पहले तो हमारी अपनी जमातें करती थी, अब दुनिया के बैरूनी मालिक जो है उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है आपकी इलेक्शन धांधली के ऊपर। इलेक्शन धांधली के बाद अगला क्या है? अवामी इश्यूज है। अवामी इश्यूज हल करना जिम्मेदारी किसकी है? इस हुकूमत की। अच्छा, हुकूमत उसमें आपको कहीं पे कामयाब नजर आ रही है? कोई एक इशू ऐसा जो हुकूमत ने अवाम के मतलब का वो हल कर दिया हो? वो क्या कह रही है जमात इस्लामी? वो ये कह रही है कि 500 यूनिट तक आप बिजली के ऊपर जो है ना वो कम से कम ये जो नाजायज़ टैक्सेशन है, कैपेसिटी चार्जेस है, वो लागू ना करें। चले ना करें, आप कहते हैं जी हमारे लिए मुमकिन नहीं है मुआहदे वो ख़त्म करना, क्योंकि आपकी हिस्सेदारियाँ उन मुआहदों के अंदर, आपको किकबैक्स आते हैं उन मुआहदों के, आप नहीं करना चाहते। वो जो नाजायज़ टैक्स लगाए हैं, बिजली का बिल आप पढ़ के देखें, वो 17 किस्म के जो टैक्स हैं वो तो हुकूमत ख़त्म कर सकती है ना। वो टैक्स ख़त्म करे, अवाम को कुछ सांस आ जाएगा। अवाम तो सांस लेने के काबिल नहीं रही इस वक्त। दूसरा वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि अपने जो लल्ले तलल्ले हैं, जो हुकूमत के अपने अखराजात हैं वो कम करें, अपनी गाड़ियाँ छोटी करें, आप जो 1300 सीसी गाड़ियों पे आ जाएं। उसके अलावा वो ये क्या कह रहे हैं कि जो तनख्वाहदार तबके पे आपने नाजायज़ टैक्स लगाए हैं वो ख़त्म करें। और आज हाफिज नईम साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही ये नाअहल ज़्यादा है या ये करप्ट ज़्यादा है, या इनकी नाअहली और करप्शन का आपस में मुकाबला है। ये उन्होंने कहा भाई हुकूमत तो खुद अपने अमल से साबित कर रही है कि उसमें या नाअहली है या करप्शन है या कोई और मकासद है जो अवाम को रिलीफ नहीं देना चाहती। हुकूमतें होती किस लिए हैं? हुकूमतें आने का मकसद क्या है? मुल्क का निज़ाम चलाना और अवाम को फैसिलिटेट करना। ना इनसे निज़ाम चल रहा है, ना ये अवाम को फैसिलिटेट कर पा रहे हैं। किस चीज़ की हुकूमत कर रहे हैं ये? नुशाद साहब, अगर बात की जाती है फैसिलिटेट करने के हवाले से, तो आप समझते हैं कि इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर ने कुछ स्टेप उठाए हैं जिसमें 200 यूनिट की बात की जा रही है, क्या इससे एक आम आदमी को रिलीफ मिल जाएगा? और जैसे जमात इस्लामी का मौक़िफ़ है कि वो चाहते हैं कि काम बंदे को रिलीफ मिलना चाहिए, तो अभी तक हुकूमत ने इसके हवाले से कोई ख़ास अपनी तदबीर या कोई हिकमत अमली जो है वो सामने क्यों नहीं रखी? देखें, ये जो चॉइस साहब बातें कर रहे हैं ना, ये वो हुकूमत थोड़ी चला रही है, वो तो जमात इस्लामी चलाएगी या चॉइस साहब चलाएंगे। यहाँ बैठ के टीवी प्रोग्राम के जरिए हुकूमत चलेगी, हुकूमत तो चल कहीं नहीं रही। और वैसे भी जमात इस्लामी को कह देना चाहिए, जो ऊपर के पैसे हैं जमात इस्लामी वालों को बड़ा दुख है इसका आवाम का, वो कुछ थोड़े बहुत पैसे जो है कोई 2, 4, 5, 10, 20, 50 अरब रुपया इकट्ठा करके तो वो डालना शुरू कर दें। 200 अरब का जो 200 यूनिट तक का जो रिलीफ है वो हुकूमत ने ही दिया है, और अगर वो रिलीफ दिया तो रिलीफ मिलेगा ना। वो रिलीफ कोई चॉइस साहब को तो नहीं मिलना, वो तो किसी गरीब आदमी को ही मिलना है जिसका 200 यूनिट तक का बिल आता है। अब मामला ये है, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि देखें, ख्वाहिश का क्या है? ख्वाहिश तो बहुत होती है, हमारी भी ख्वाहिश है कि हम अमेरिका से बड़ी सुपर पावर बन जाए, लेकिन ख्वाहिश से तो मामला हल नहीं होंगे और ना ही जोर जबरदस्ती करने से मामला हल होंगे। ये तो मामला ये है कि आप रैशनल अप्रोच के साथ चलेंगे, क्या आप इस पोजीशन में हैं कि नहीं हैं, आप ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते।
अगर आप कर सकते हो तो आपको करना चाहिए। मेरी भी ख्वाहिश है कि जनाब मुझे तो मुफ्त बिजली मिले, बल्कि मैं तो कहूंगा पाकिस्तान में बिजली मुफ्त होनी चाहिए। ये तो ख्वाहिश है, ये हो नहीं सकता इस वक्त। आप जिन हालात की बात कर रहे हैं, ये माशाल्लाह चौधरी साहब बात कर रहे थे, ये गुज़िश्ता हुकूमत थी, उसने 30 मुआहदे रिव्यू किए थे, उन्होंने नए 30 मुआहदे भी कर दिए थे। वो जो बात कर रहे हैं कि हमारी जेब से जो पेट्रोल खर्च किया जा रहा है, जो इतनी बड़ी बड़ी लग्जरीज गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो अपनी लग्जरी लाइफ को मेंटेन करने के लिए हुकूमत का मेकओवर किया जाता है, अगर उसको कम कर दिया जाए तो क्या वो भी मुमकिन नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल कम किया जाना चाहिए, इस पे कोई दो राय नहीं है कि कम नहीं किया जाना। लेकिन ये हमने देखा है कि ये एक, आपको याद होगा, एक ऑस्टेरिटी ड्राइव होती थी, एक हुकूमत ने शुरू की थी। इशरत हुसैन साहब जो हैं वो उसके सरबराह थे उस कमेटी के, उन्होंने भी कोई इस तरह की सिफारिशात तैयार की थी। ये जो मामलात हैं ये इतने आसान नहीं होते जितने आप लोग और मैं बैठ के यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये इतना आसान काम है। बात देखिए कि जिस शख्स ने यहाँ बड़ी गाड़ी रखी है या उसको पेट्रोल मिलता है या चीजें उनकी होती हैं, वो उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ऐसे नहीं मिल जाते कि वो जनाब हर किसी को मिल रहे हैं। हाँ, मैं भी इस हक में हूं कि गाड़ियां छोटी कर देनी चाहिए, मैं भी इस हक में हूं। मैं अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं तो कहूंगा कि सरकार की गाड़ी देनी नहीं चाहिए, इनको मेट्रो पे सफर करना चाहिए या इनको ट्रेनों पे सफर करना चाहिए, ताकि इनको तो सर ये मशवरा सरकार को देना चाहिए ना कि इस वक्त हम मईशत के पॉइंट ऑफ व्यू से कहां खड़े हैं। लेकिन ये चीज सिर्फ बातें कर लेने से मामलात हल नहीं होंगे, ये इस तरह से हल नहीं होंगे। इसके लिए आपको पार्लियामान का रुख करना है, पार्लियामान में ये बात करनी है। वो प्लेटफॉर्म है जहां पे कायमा कमेटियों में आप ये बात तय करें कि किस शख्स को क्या मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए और उसमें क्या कट लगना चाहिए, फिर उसकी अप्रूवल्स के साथ बात आगे बढ़ेगी। सिर्फ ये ख्वाहिशों के इजहार करने से या शोर करने से या शोर शराबा करके उसके ऊपर प्रोपेगेंडा करने से चीजें बेहतर नहीं होंगी। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि जिस तरह आप किसी एक इशू पे इकट्ठे हो सकते हैं, इन मामलात को भी आप पार्लियामान में निशात साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ चुका है। अगर हम इसे कंक्लूड करते हैं तो आजम चौधरी साहब वो जो कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है, और अगर हम बावनों ने कहा उनकी वो भी चाहते हैं कि उनकी भी ख्वाहिश है कि चीज़ें ठीक होनी चाहिए। सर ये होनी चाहिए में से निकल कर हम करने की वाली पोजीशन में कब तक आएंगे? अलमिया पता क्या है जी, मसाइल वही दरपेश है जो हुकूमत के इस वक्त चाहत रखने वाले हैं, मुस्लिम लीग नून से पीपल्स पार्टी, उनके भी मसाइल वही हैं। बिजली का बिल वो भी देते हैं, रोटी वो भी खाते हैं, अपने बच्चों की तालीम वो भी पैसे देते हैं। लेकिन अलमिया ये है कि ये इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है ना तनकीद नहीं हम कर सकते। हुकूमत अगर गलत काम कर रही है तो हमने उसको जस्टिफाई करना है हर तरीके से कि बस ये ठीक है। माजी के अंदर वो जो 40 साल में 3.5 साल की हुकूमत थी, उसने इस मुल्क को 70 साल में तबाह कर दिया। बाकी जो 40 साल में इस मुल्क में तालीम, सेहत और आम आदमी का जो हाल किया, ये ठीक है। फैक्ट्स बताते हैं, आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि किया है। मैंने कोई अपने पास तो नहीं कहा। चले निशात साहब, आपके आदाद-ओ-शुमार वैसे ही हैं जैसे हुकूमत आदाद-ओ-शुमार देती है ना कि हमें बजट के अंदर ये वाले आदाद-ओ-शुमार, ये आदाद-ओ-शुमार जो कौम के सकते हैं, काम कोई नहीं करते अमली। देखें जो इल्जाम है आप लगाते जाए, जो बंदे के सर के ऊपर से आदाद-ओ-शुमार गुजर जाते हैं ना हुकूमत के वो बजट वाले, ये वैसे ही आदाद-ओ-शुमार हैं जो बना के तो जब उनके हुकूमत के अपने वजीर थे मिफ्ता इस्माइल, वो भी आदाद-ओ-शुमार दे गए थे पिछली हुकूमत के। ये बात सुन लेना, अब बात तो सुने ना आप। मिफ्ता इस्माइल साहब की आप पिछले बात तो सुन ले, पिछले 2-3 शो में आप मिफ्ता इस्माइल साहब के जो उन्होंने प्लान दिया उसकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं ना। मिफ्ता इस्माइल साहब ने जब पहला बजट दिया ना, उन्होंने आदाद-ओ-शुमार दिए थे कि उससे पहली हुकूमत के क्या कारकर्दगी। उसके बाद जब दूसरा बजट दिया गौहर एजाज साहब ने अमली तौर पर ठीक की, तो मैंने उसको एंडोर्स इसलिए जब किया कि मुझे ये लगता था कि वो रैशनल अप्रोच है। हजूर अब सुन लेना, अपनी मेरी अर्ज तो सुन ले, अपनी बारी पे बोल लीजिएगा, बोल लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद गौहर एजाज साहब आ गए, उससे अगला बजट उन्होंने दिया, उन्होंने भी आदाद-ओ-शुमार दिए। इसका मतलब वो दोनों झूठ बोल रहे थे कि जो आदाद-ओ-शुमार जो इस वक्त बैठ के 2 बंदे मुस्लिम लीग नून के बना ले, वो आदाद-ओ-शुमार ठीक है, बाकी सारा मुल्क झूठ बोल रहा है। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं कि बिल तो आप भी देते हैं, बिल मैं भी देता हूं, बिल आम आदमी हर बंदा दे रहा है, रोटी आप भी खरीदते हैं, मैं भी खरीदता हूं। क्या आपको वो मसाइल दरपेश नहीं है? अगर आज शहबाज शरीफ वजीर आजम है, अगर इमरान खान होता, आसिफ जरदारी होता, फिर आप तनकीद करते। अगर शहबाज शरीफ है तो हम वहां पे तनकीद नहीं कर सकते क्योंकि हमें मोहब्बत है उनसे। मैं यही तो कहता हूं कि आप इमरान खान को छोड़ के इमरान खान के किसी और वो आप निकल आए ना बाहर, मैं तो निकल आता हूं। यहाँ पर यही सलूशन निकाले जा सकते हैं।
अच्छा आप इमरान खान साहब को ला के देख लें। नुशाद साहब, अगर हम ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर आते हैं तो फिर ग्राउंड रियलिटीज पे भी कुछ बात कर लेते हैं ना। ग्राउंड रियलिटीज पे आप क्या समझ रहे हैं कि देखिए अगर हमने तनकीद बराए तनकीद ही करना है तो फिर तो मामला कभी हल नहीं हो सकते, ना हुकूमत अगर इस रवैये में रहेगी, अगर अपोजिशन भी इस रवैये में रहेगी तो फिर चीजें कभी दुरुस्त नहीं हो सकती। ये चीजें कैसे दुरुस्त होंगी? यही जी मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि देखिए तनकीद बराए तनकीद से कोई फायदा नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूं कि ये फर्ज कीजिए आज इमरान खान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती तो वो कोई दो चार चीजें ऊपर नीचे करके यही कुछ कर रहे होते। बात ये है, ये समझने की बात है। मैं जो बात कर रहा हूं वो बिल्कुल इससे डिफरेंट है। मैं बात ये कर रहा हूं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फर्ज कीजिए एक सियासी जमात है, मैं नहीं मानता एक अलग डिबेट सर, ये सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर रही है, आपके मेरे मानने से कुछ नहीं होगा। जी अब मुझे बात कर लीजिए। वो वोट लेकर असेंबली में है, उनके वहां पे नुमाइंदे मौजूद हैं। बेहतर रास्ता ये है कि आप पार्लियामान में ये सारी डिबेट्स करके कौम के सामने कोई सोल्यूशन लाएं। वहां पे प्रॉब्लम, वहां पे सोल्यूशन नहीं निकल सकेगा तो कोई कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे उनको पता है कि हुकूमत में जब वो खुद थे तब भी यही कुछ करते रहे। हुकूमत वही कुछ करेगी जो हुकूमत कर सकती है। मैं जो बात कर रहा हूं वो यही है कि बजाय सड़कों पे ये बात करने के और लोगों को बेवकूफ बनाने के, अवाम को बेवकूफ बना के उनको उनके जज्बात उभार के, उनके जज्बात को एक्सप्लॉइट करके, उनके जज्बात से खेल के उन्हें गलत रास्ते पर लगाकर कोई फायदा नहीं हासिल होता। सोल्यूशन निकालना है तो वो हमारी जो, अगर फर्ज कीजिए वो सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, वो तमाम लोग जो सोल्यूशन चाहते हैं वो पार्लियामान में बैठ के इसका सोल्यूशन ढूंढें और फिर कौम के सामने लाएं। अगर हम कर रही है तो उसका सोल्यूशन निकाल के सामने पैदा करें। एग्जैक्टली, अगर सोल्यूशन की बात की जा रही है तो फिर यहाँ पर हुकूमत को भी एक उस रवैये का मुजाहरा कि जिसमें वो उनके सामने आए और सामने बैठ के अगर बातों को तय कर लिया जाए तो फिर सियासी अदम इस्तेहकाम भी खत्म हो सकता है, मईशत भी ठीक हो सकती है। लेकिन हुकूमत क्या स्टेप लेगी ये हुकूमत ही जानती है और वक्त ही बताएगा। यहाँ लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद मजीद इश्यूज को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करते हैं कि इंतहाई ख़तरनाक खबर के हवाले से, जिसमें इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या है कि जो तेहरान में सामने नज़र आता है और हम देखते हैं कि किस तरह से हमास के लीडर जो हैं उन्हें निशाना बनाया जाता है और वो शहीद हो जाते हैं। और इससे पहले उनका नमाज जनाजा जो है वो आयतुल्लाह खमनई साहब ने अदा किया था तेहरान में। और एक रिपोर्ट के मुताबिक जिसमें ज़रा ये बता रहे हैं कि 20 लाख अफराद ने उस नमाज जनाजा में शिरकत की थी। और उसके बाद ईरान का एक मौक़िफ़ भी सामने आया था जिसमें उन्होंने आलमी बरादरी के सामने ये बात कही थी कि ये बात काबिल बर्दाश्त नहीं है कि हमारे घर में आए हुए मेहमान को टारगेट करना, इसका जवाब हम ज़रूर देंगे लेकिन हम वक्त नहीं बताएंगे। आज दोहा में हज़ारों आहों सिसकियों के साथ जो है तदफीन कर दी जाती है इस्माइल हनिया साहब की, और उनकी जगह पर अब दोबारा से जो हमास के लीडर हैं, 2017 में खालिद मिशाल साहब थे, अब फिर दोबारा से वही आ चुके हुए हैं। फ़लस्तीन की जो आवाम है वो इस वक्त अपने मसीहा के लिए मुंतज़िर थी, लेकिन वहाँ वो शहादत की मनसब पे फाइज हो जाते हैं। जो ईरान इस वक्त बात कर रहा है, अपने पैनल की तरफ बढ़ते हैं, उनसे पूछते हैं कि अगर ये ख़ित्ते में जंग बढ़ जाती है तो ये कितना नुकसान हो सकता है, और जो स्टेटमेंट ईरान ने दी है इसके हवाले से क्या पॉलिसीज़ जो हैं वो तरतीब मज़ीद दी जा सकती हैं। आज़म साहब, अगर हम बात करते हैं ईरान के हवाले से तो आज एक तो इस्माइल हनिया साहब की दोहा में तदफीन कर दी गई, नमाज जनाजा भी अदा किया गया, और उसके बाद जिस तरह से ईरान ने एक स्टेटमेंट दी है ऑफिशियल, उन्होंने कहा कि हम इस बात को तस्लीम नहीं कर सकते कि हमारे घर में आए हुए मेहमान को टारगेट किया जाए, हम इसका जवाब ज़रूर देंगे लेकिन वक्त नहीं बता रहे। तो ये जवाब किस सूरत में हो सकता है और इसके बाद मज़ीद क्या कार्रवाई हो सकती है? देखें, आज आपने देखा है कि नमाज जनाजा में कितनी बड़ी तादाद में वहाँ पे दुनिया ने शिरकत की। बिल्कुल। और वहाँ पे मुसलमानों का जो एक उनके साथ मोहब्बत और अकीदत का एक रिश्ता था और वो भी वाज़े हुआ। वो जो कतर के अमीर वहाँ पे जब गए नमाज जनाजा में, अब मुझे उसका नाम नहीं पता, वो जो सर के ऊपर एक काले रंग का एक दायरा सा जो अरबी शख्सियात वो पहनते हैं अमामा के ऊपर, वो उन्होंने नहीं पहना हुआ था। और उसके बारे में वो कहा जाता है कि जब कोई किसी को इंतहाई अपना करीबी अजीज़ समझता है, जो उसके सोग में होता है, फिर वो नहीं पहनता। ये एक जेस्चर है जो उन्होंने दिया। अब दूसरी जानब अब ईरान, अब देखें कि इस वक्त जो इज़राइल है उसकी तो कोशिश और चाहत यही है कि ये लड़ाई फैले, और ये जो साजिश है इस्माइल हनिया साहब को वहाँ पे कत्ल करने की, शहीद करने की, इसका मकसद भी यही था कि ये लड़ाई खित्ते के अंदर फैले। क्योंकि अगर इसके अंदर अमेरिका या इजराइल अगर सिंसियर होते तो इस किस्म की कोई हरकत ना की जाती जिससे लड़ाई फैलने का खदशा होता। जबकि इस वक्त तो इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग बंदी का मामला चल रहा था, वो गुफ्तगू चल रही थी कि जंगबंदी कैसे की जानी है और कैसे लोगों को कैसे उनकी ज़िंदगी बहाल की जानी है।
लेकिन इस मौके के ऊपर इस्माइल हनिया को ईरान के शहर तेहरान में और एक ख़ास मौके पे उनको शहीद करना, वो उनका असल मकसद, वो साजिश थी कि इसको बढ़ाया जाए, जंग बंदी की तरफ ना जाया जाए, जो एक जेनोसाइड इंसानियत को वो ख़त्म करने के लिए वो एक मज़मूम मकासद है उनके, उसके ऊपर वो गामजन रहे। लेकिन आप देखें कि फ़लस्तीन की अगर लड़ाई अगर हम देखते हैं, जिस तरह इस्माइल हनिया साहब देखें, उनकी फैमिली पूरी, उन्होंने शहादत इस सारी तहरीक के दौरान उन्होंने पेश की। उन्होंने अपने बेटे, पोते, औलादें सारी कुर्बान की और ख़ुद भी वो शहीद हो गए हैं। अब तकरीबन 60 से ज़्यादा, अभी वो कुछ लोग कह रहे हैं 70 से ज़्यादा उनके ख़ानदान के अफराद जो है ना वो शहीद हुए हैं। अब देखें, ये एक इस्माइल हनिया का ख़ानदान नहीं है, ये हर जो फ़लस्तीनी है उसके यही जज्बात हैं, यही ख़ानदान है। और ये दुरुस्त बात है, आज एक इस्माइल हनिया को आपने शहीद किया है, 100 इस्माइल हनिया और पीछे खड़े हैं, वो आगे आने को तैयार हैं, वो ये कमान संभालने को तैयार हैं। तो इससे ये मज़मूम मकासद ना ये पिछले 50 साल में पूरे हुए हैं, ना आइंदा पूरे होंगे। और मैं अपनी हुकूमत से, अपनी जो रियासत है उससे यही एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा जो कल स्टांस था हमारी हुकूमत का, हमें उसी स्टांस के मुताबिक आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमें अपनी कौम की जो ख्वाहिशात हैं उसके मुताबिक इज़राइल को, एक तो हमें सीधा एक मैसेज देना चाहिए इज़राइल को, हमें बिल्कुल उसके सामने जो है ना, हम फ़लस्तीनी बहन भाई हैं और उनके काज के साथ हम खड़े हैं, उनको कम से कम ये एक मॉरल सपोर्ट मिले कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम हमारे साथ खड़े हैं, ताकि उनको जो उनके ऊपर जुल्म सितम किया जा रहा है, और मैं ये भी यकीन से आपको बताऊं कि पाकिस्तान में बेशक हम आज मुआशी बदहाली का शिकार हैं, सियासी बदहाली का शिकार है, लेकिन जो इस किस्म के जो मज़मूम मकासद रखने वाली दुनिया के लोग हैं, उनको इस चीज़ का एहसास है कि पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क है। पाकिस्तान के पास ना सिर्फ अस्करी ताकत है, बल्कि ये एक पाकिस्तान एक एटमी ताकत भी है जो उनका जवाब देने की सलाहियत रखता है। ठीक है नुशाद साहब, इस वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए अल्फाज बहुत कम पड़ जाते हैं, लेकिन आज तदफीन हो जाती है इस्माइल हनिया साहब की और उनकी जगह पर खालिद मिशाल साहब जो हैं वो आ चुके हुए हैं। ये तहरीक आगे किस तरह से बढ़ेगी, इस कत्ल का बदला किस तरह से लिया जाएगा, और जिस तरह से ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आई है, उनके सुप्रीम लीडर जो कह रहे हैं कि हम इसका बदला ज़रूर लेंगे, और दूसरी तरफ से ऑब्वियस सी बात है कि हमास के वो लीडर थे जिन्हें टारगेट किया गया है, और आज इंतहाई रिकत अमेज़ वो मंजर थे कि जब उनकी अहलिया उस जनाजे को रिसीव करती हैं और जिस तरह से वो रो रही थी, वो चीज़ बयान नहीं की जा सकती है। तो आप इस तमाम तर चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जब आप इस्माइल हनिया की बात करेंगे तो अभी ये रिसेंट, ये चॉइस साहब अभी बता रहे थे कि आपको ये पिछले, आप समझ लीजिए कि शायद एक सदी में भी आपको इस तरह की कुर्बानी जो है वो कहीं नज़र नहीं आएगी कि आपने अपने जवान बेटों की भी जो है और उनके पोतों की भी और फिर अपनी बहन की भी जो है वो शहादतें जो हैं वो उन तक पहुंची। करीबन उनके करीब कहते हैं कि 80 के करीब अफराद उनकी फैमिली के जो हैं वो तहे तय कर दिए गए। बात यह है कि ये जज्बा जो है इसको मात नहीं दी जा सकती। आप अभी मिशाल साहब की बात कर रही थी, आपने अभी चॉय साहब ने कहा कि वहाँ लाइनें लगी हुई हैं इस्माइल हनिया बनने वालों की और मिशाल बनने वालों की। सो ये जो जज्बा है, जिस जज्बे के लिए एक मुसलमान जो है वो लड़ता है, उस जज्बे को खत्म नहीं किया जा सकता। दुनिया में आप उसको कैसे मात दे सकते हैं जिसको ये मालूम हो कि जिस जिहाद का वो हिस्सा है, उस जिहाद में शहादत पाकर इंसान जो है सीधा जन्नत में जाता है। तो उसको उस जज्बे को ये जो इसराइली है, यहूदी हैं या ये नसारा है, ये उसको नहीं कर सकते। नुशाद साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, यहाँ पे बताना चाहूँगी कि इस वक्त जो मस्जिद अक्सा के जो खतीब हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है इसराइल की फौजियों की जानिब से। और मजीद ये नहीं, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ चुकी है जिसमें जो बाइडन ने ये कहा है कि हम मजीद फोर्सेस जो हैं वो नेतन्याहू से उन्होंने राब्ता किया है, हम वहाँ पे आपकी मदद के लिए भेजने के लिए तैयार है। वो इसलिए कि जब ईरान ने ये स्टेटमेंट क्लियरली दे दिया है कि इसका बदला तो जरूर लिया जाएगा। अब आप जनरल बाकरी को देखें, जनरल बाकरी ने कहा है कि हम चूंकि ये इसका बदला लिया जाना जरूरी है, बदला तो हम लेंगे, लेकिन हम वक्त का तयन जो है अपनी मर्जी से करेंगे और कैसे लिया जाना उसका तरीकेकार भी खुद तय करेंगे। क्यों? उसकी वजह यह है कि मुसलसल ये जो इस वक्त आपका वेस्ट है उसकी पूरी कोशिश है कि ईरान को किसी तरह से इस जंग में धकेला जाए, क्योंकि ईरान को इस जंग में धकेलने का मतलब ये है कि उनके पास मजीद ये गुंजाइश आ जाएगी कि जो इर्द गिर्द के 3, 4, 5 मुमालिक हैं वो इस जंग का हिस्सा बन जाएं। ईरान
ईरान ने पहले भी ये बहुत दफा कोशिश की गई है, इवन के जो अभी उनके नए सदर आए हैं, उनसे पहले जो सदर थे, उनका जो हादसा हुआ उसके बारे में इस तरह की बातचीत की जाती है। तो अब ईरान मुसलसल सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहा है और उसकी कोशिश ये है कि वो इनके अज़ाइम में इन्वॉल्व ना हो। लेकिन उसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब उनके सुप्रीम लीडर ने ये कह दिया कि इसका बदला लिया जाएगा, तो ये बात तो तय है कि अब ईरान इसका बदला लेगा, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। तो शाह साहब, अगर ये जंग लग जाती है, अगर ईरान पे अटैक होता है, इस तरह की सिचुएशन होती है, तो फिर साथ दीगर गल्फ कंट्रीज और भी हैं, तो ये सिचुएशन तो पूरे खित्ते में फैल जाएगी। यकीनन यही तो कोशिश की जा रही है और इसी बात के पेश नजर के ईरान ने ये स्टेटमेंट दिया है। अब अमेरिका ने भी फौजें बढ़ाने की वहां बात की है, क्योंकि उनको ये मालूम है कि ईरान भी जो है वो मिसाइल के अंदर बहुत ताकत रखता है, उनकी बहुत पावर है और उनके पास भी जदीद तरीन दुनिया के मिसाइल्स मौजूद हैं। सो वो जो है उनको अगर किसी से इसराइल को अगर किसी दो इस्लामी मुल्क से डर लगता है तो वो पाकिस्तान और ईरान है। ये दो ममालिक हैं जिनसे इसराइल जो है वो डरता है और मगरबी ताकतें भी डरती हैं, क्योंकि एक के पास एटमी पावर है और दूसरे के पास जो है वो मिसाइल पावर भी है और वो जो है वो जंग लड़ते आए हैं और उन्होंने कई दिहाइयां जंग लड़ी है, तो उनको पता है वो जंगजू हैं। सो इसलिए वो इनसे खौफ भी खाते हैं और इस खौफ के लिए उनकी कोशिश वो चाह ये रहे हैं कि ईरान को शामिल करके फिर अल्टीमेटली जो दीगर ममालिक हैं उन तक भी ये आग फैले, क्योंकि नेतन्याहू जो है वो नेतन्याहू हुकूमत जो है उससे मुस्ताफी होने का मुतालबा किया जा रहा है। वो ये चाह रहे हैं कि जंग को इतना बढ़ा दिया जाए कि दुनिया की नजरें जो है वो उसकी एट्रोसिटी से निकलकर जो बैनुल-अक़वामी जंग की शक्ल इख्तियार कर जाएंगी। अच्छा निशात साहब, इससे पहले मैं क्लोजिंग की तरफ जाऊं, आपसे जवाब देना चाहूंगी, फिर इनसे भी कंक्लूड करवा लूंगी। चौधरी साहब मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को जिसमें अपना किरदार किस तरह से अदा करना चाहिए, क्योंकि ईरान पे अटैक का मतलब आप खुद बता रहे हैं कि पूरे खित्ते में पैनिक क्रिएट कर देगा। देखिए, इस वक्त तो पूरी उम्मत मुसलमान को एक उम्मा के तौर पे सामने नजर आना चाहिए, अपने इख्तलाफात को बलाए ताक रखकर। इस वक्त अगर फर्ज कीजिए कोई जवाब दिया जा रहा है तो उसको बताना चाहिए कि अगर किसी किस्म की कोई ईरान के ऊपर कोई कोशिश की गई हमले की, तो पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वो इकट्ठी होकर खड़ी हो जाएगी। तो ही ये सूरत है कि वो लोग जो चाहते हैं कि इस जंग को आगे बढ़ाया जाए, उनके कोई कदम रोके जा सके। जी चौधरी साहब, आप इसे किस तरह से कंक्लूड करेंगे कि हम इस चीज़ को किस तरह से रोक सकते हैं या इसमें किस तरह से किरदार अदा की जा सकती है? जैसे मुस्लिम उम्मा की तकसीम तो आज भी नज़र आई है। आप देखें जनाजे के अंदर कौन कौन से हुक्मरान नहीं थे, कौन कौन से ममालिक से उन्होंने शिरकत नहीं की। देखिए, इस चीज़ से बड़ी चीज़ें वाज़े होती हैं। आप जो मशरक़ वस्ता के अंदर जाते हैं तो आप देखिए कि बहुत सारे ब्रादर इस्लामी ममालिक जो हैं वो बिल्कुल खामोशी है और वो इसराइल को ना उसके ख़िलाफ़ कोई बात करते हैं, बल्कि उल्टा वहाँ पर लोगों को भी बात करने से रोका जा रहा है कि आप फ़लस्तीन के लोगों के हक़ में बात ना करें। तो जब ऐसे रवैये होंगे तो कैसे आपके अंदर इत्तेफाक पैदा होगा? तो लिहाजा ये जो इस वक्त इज़राइल के साथ मुस्लिम मालिक या अक़वाम जो खड़ी हैं, यही लोग हैं जो जिनकी वजह से उसको इज़राइल को हिम्मत मिलती है और वो वहाँ पे जुल्म सितम कर रहा है। अगर ये लोग उससे पीछे से हट जाएं और अपने मुसलमानों के साथ खड़े हों तो फ़लस्तीन को कोई गज़ंद नहीं पहुंचाई जा सकती। आपने बात बिल्कुल दुरुस्त की है। प्रोग्राम का वक्त भी यहीं पर ख़त्म हुआ चलता है। रसूल खुदा की हदीस भी है कि जो मोमिन है, मुसलमान जो है, वो जिस्म की मानद, और ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस्म की किसी एक तकलीफ़ हो और दूसरे हिस्से को महसूस ना हो। हम दुआ गो हैं कि ये तकलीफ़ बाकी दीगर लोगों को भी इसी तरह से महसूस होनी चाहिए जिस शिद्दत को हम लोग भी महसूस कर रहे हैं, फ़लस्तीन के लोग भी महसूस कर रहे हैं। अपनी मेज़बान फ़ायज़ा बुखारी को, मेरे मुअज़्ज़ज़ पैनल को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।